हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। आईआरसीटीसी का कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस समझेंगे, उसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, रिवेन्यू कैसे कमाती है कंपनी, ऑपरेशंस पे प्रॉफिट किसने लेती है कंपनी, और क्या इसका बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, क्या इसका बिजनेस एनालिसिस हमारे सामने निकल के आता है, वो सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में कुछ टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट भी हम क्लियर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, इसमें किसी टाइप की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। अगर इसे आप बाय सेल की रिकमेंडेशन के लिए देखते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसे एजुकेशनल पर्पस मान के ही देखिएगा और आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड यहां पे कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। मार्केट में हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है और जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है इसमें रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। बट ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल कंटेंट है। बात करते हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। हम इसके अगर टेक्निकल को सबसे पहले इतना सा देख लेते हैं, हिस्ट्री क्या रही है, फिर बिजनेस मॉडल वगैरह उन पे चलेंगे। देखिए हिस्ट्री है, कोविड के अंदर 61% स्टॉक करेक्ट हुआ था, उसके बाद में 2021 में 25% एंड देन एक शार्प राइज आया और उसके बाद 56% करेक्शन हुआ और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कंपनी की कहीं भी नहीं रही। और इसके पीछे रीजंस थे एक्चुअल में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज। जब यहां पे था तो पॉलिसीज आई थी कि अब रेवेन्यू शेयर होगी रेलवे डिपार्टमेंट के साथ में, ये होगा वो होगा। उसके बाद में मार्केट का ट्रस्ट खत्म हुआ। सबसे पहले चलिए यहां पर मैंने इसकी कुछ रिपोर्ट तैयार करी है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आइए ध्यान से इसको समझिए, कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है, वो सारी चीज समझ लीजिए ताकि आपके ध्यान में आ जाए और फिर हम आगे का डिस्कशन जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए रिवेन्यू सोर्स इन बिजनेस सेगमेंट, कैसे रिवेन्यू कमाती है, भी ऑनलाइन टिकटिंग है वहां से रिवेन्यू कमाती है। कोर रिवेन्यू ड्राइवर विद 66 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स एंड 730K डेली बुकिंग्स, मतलब 7 लाख से ज्यादा डेली बुकिंग्स हैं। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी से रिवेन्यू कंपनी कमाती है, जिसमें आपने कैटरिंग सर्विसेज आईआरसीटीसी की देखी, और रेल नीर वगैरह जो है बॉटल वाटर वहां से आती है। टूरिज्म एंड मिसलेनियस सर्विसेज जो है वहां से। टूरिज्म में क्या, देखो तेजस, महाराजा एक्सप्रेस, ये गाड़ियां चलती हैं, इनके बहुत अच्छी रिवेन्यू जनरेशन होती है आईआरसीटीसी के लिए। साथ में यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे आपको एक मिलेगा पैकेज टूर्स, इंश्योरेंस एंड ई कैटरिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल्स। यहाँ पे फाइनेंशियल्स में कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस है। एक चीज और बता दूं, आईआरसीटीसी ने रिसेंट में ही तीर्थ यात्रा या फिर धार्मिक यात्रा जो है उनके लिए भी स्पेशल पैकेजेस स्टार्ट कर रखे हैं और वहां से भी कंपनी अच्छा अपना परफॉर्मेंस जो कर रही है। हालांकि हम आगे और चीजें समझते हैं। आगे देखिए, मार्केट शेयर एंड कंपेटिटिव पोजीशन। टिकटिंग मोनोपोली है भाई, कहीं भी कोई टिकट बुक करोगे तो आईआरसीटीसी को फीस तो आपकी जाएगी, तो टिकटिंग की मोनोपोली है यहाँ पे। कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी है, यहाँ पे भी इस कंपनी की एक तरीके से आईआरसीटीसी कैटरिंग में मोनोपोली आप कह सकते हो, लेकिन उतनी नहीं है क्योंकि रेलवे में भी अदर प्लेटफॉर्म डिलीवर करते हैं। ओके, टूरिज्म वर्टिकल, अब कंपीट विद द थॉमस कुक, यात्रा, मेक माई ट्रिप, ईटीसी, बट एट अ सिग्निफिकेंट लोअर स्केल। बहुत कम लोअर स्केल है जहां पे इसका कंपटीशन होता है कि यहां से भी लोग टिकट बुक करते हैं, लेकिन इसको फीस तो जाती ही है। बस इतना होता है कि कुछ अदर सर्विसेज होती है वो ये अपनी ऑफर कर देते हैं उस केस में, लेकिन इतना बड़ा कोई इंपैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है आईआरसीटीसी। आगे समझिए, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, रिसेंट में इसको नवरत्न स्टेटस दिया है मार्च 2025 में। डिजिटल इनोवेशन के लिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम अपनी एप्लीकेशंस को अच्छा कर रहे हैं, कैटरिंग सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं और डाटा ड्रिवन प्राइसिंग मॉडल जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। टूरिज्म पुश, अब टूरिज्म पुश का मतलब क्या है, देखिए लिवरेजिंग ग्रोथ इन द स्पिरिचुअल एंड पिलग्रिमेज टूरिज्म। इसका मतलब धार्मिक और तीर्थ यात्रा जो है वहां पर ये कंपनी जो है वहां पर ये कंपनी अपना फोकस कर रही है कि उसको बढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए अयोध्या धाम के लिए एक ट्रेन चलवा दी और हर जगह से, मतलब हर स्टेट से अच्छी अच्छी ट्रेन वहां पे चलवा दी, और ऐसे ही बाकी जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं वहां पर ये जो है अपना फोकस करके रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रही है। शेयर प्राइस और परफॉर्मेंस, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे कई जो ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने टारगेट्स दिए हैं, बट इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसके आगे वो बात करेंगे। रिस्क क्या है, हाई वैल्यूएशन लिविंग लिमिटेड अपसाइड, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, वो कैसे, वो फंडामेंटल में बताऊंगा। पोटेंशियल स्लोवर रेलवे ट्रेवल, अब रेलवे ट्रेवल स्लोवर हो रहा है, ये पोटेंशियल है। अब क्यों है इसको मैं समझाता हूं, क्योंकि बाय एयर जो काम हो रहा है अभी वो ज्यादा हो रहा है, पब्लिक उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, अपना टाइम बचाने में कोशिश कर रही है, और रेलवे में उतनी उनको टाइम की बचत नहीं होती, प्लस रेलवे डिले होना, ये थोड़े से रिस्क पॉइंट है। खराब नहीं है, रिस्क पॉइंट है, इतना ध्यान रखिए। रिस्क एनालिसिस है तो हमें इंक्लूड करना पड़ता है, इसको ध्यान रखिए। कैटलिस्ट इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, आगे देखिए, मतलब कि पेंडेमिक वगैरह आया था तो उसके बाद में क्या है वो छोड़ देते हैं अभी। ये समरी है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ये शॉर्ट समरी है। शॉर्ट समरी मतलब स्ट्रेंथ क्या है, मोनोपोली है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, शॉर्ट समरी उसको बोलते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये रिसर्च एनालिस्ट को करनी होती है। वीकनेस क्या है, वैल्यूएशन हाई है, मार्जिन सेंसिटिविटी है, ये ध्यान रखिएगा, बदलते रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है, ई टूरिज्म, एनालिटिक्स बेस्ट प्राइसिंग। अब इसमें क्या है कि टूरिज्म आगे वाले आने वाले टाइम में बढ़ना है, ऐसे अनुमान है, तो कंपनी की ग्रोथ को लेकर बहुत से एनालिस्ट पॉजिटिव भी रहते हैं। और थ्रेट्स क्या है, ट्रेवल डिसरप्शन एंड कंपटीशन। ट्रेवल डिसरप्शन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ऐसा कुछ कोविड जैसा पेंडेमिक वगैरह सिचुएशन आ जाए, या फिर अभी जो रिसेंट में हुआ जम्मू कश्मीर में
पहलगाम में, जब वहाँ कश्मीर में लोगों को मारा गया था, तो इस टाइप की जब सिचुएशंस क्रिएट होती है तो लोग बाहर निकलना बंद करते हैं। तो वो डायरेक्ट हिट किसको करता है? इन कंपनीज को करता है, क्योंकि इनका मेन रिवेन्यू सोर्स ही टूरिज्म है, और अगर उसी पे हिट होगा तो लोग आने जाने से कतराएंगे। आगे समझिए, इसके हम बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल डाटा के ऊपर। चलिए मैं फंडामेंटल डाटा आपको दिखाना चाहूंगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए पैसे कैसे कमाती है कंपनी, बिजनेस मॉडल क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए यहाँ पर मार्केट कैप है 62,000 करोड़ की। आगे देखिए हम और क्या सीख सकते हैं, सारी चीजों पे आप फोकस करिए, प्योरली लर्निंग है, ध्यान से समझिए। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 48, और आरओसी और आरओई अच्छा माना जाएगा, खराब नहीं कह सकते। ये प्राइस टू अर्निंग एक टाइम पे मोर देन 60-70 था, अभी देखो कितना है, 48 के आसपास है। आगे समझिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डेट नहीं है, दैट इज गुड। अनप्लेज होल्डिंग है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ कम रही है बट स्टिल ग्रोथ है, दैट इज गुड। बहुत स्लो ड्रिवन रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स थोड़ी सी देखो ज्यादा है, 13 के मल्टीपल पे ट्रेड करना इज एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव क्राइटेरिया में गिना जाएगा। पीजी रेशियो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्राइटेरिया में गिना जाएगा एज पर द फंडामेंटल। अब आगे समझिए, एवरेज पी रेशियो क्या है यहाँ पे, लुक एट दिस, व्हाट इज द एवरेज पी रेशियो, दैट इज 66 ऑफ सिंस लास्ट 5 इयर्स, एंड 10 इयर्स का अगर देखा जाए तो भी 66 आता है। और अभी हमारा करंट जो पी रेशियो चल रहा है दैट इज 48, तो हम लोग अपने एवरेज पी रेशियो से इस कंपनी को भी नीचे देख पा रहे हैं। अब आप बताइए अच्छा है या बुरा है? ओके, इतना हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हाँ ये चीज हमें मिली है। आगे समझिए, What is the intrinsic value? The intrinsic value of the IRCTC is 364, लेकिन उससे ज्यादा ही ट्रेड कर रही है, तो यहां पर अंडर वैल्यूएशन का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑफ मोनोपोली बिजनेस। ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन मिले हुए हैं ऐसा लगता है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो यहां पर आइए, इंपैक्ट को यहां एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। लुक एट दिस, मार्च में अभी रिसेंट में रिजल्ट रहे हैं 1269 करोड़ के। इससे पहले वाले अगर मार्च में देखोगे 1155 करोड़ सेल था। मार्जिन 31%, वो टूट के 30% हुए। स्टिल यहां पर आपका मार्जिन जो है, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए बड़ा है, रीजन इज सेल बड़ी है तो मार्जिन 1% टूटा, तो इतना इंपैक्ट नहीं किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 382 करोड़ और 472 करोड़ बिकॉज ऑफ द अदर इनकम दैट प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉफिट्स, ये ध्यान रखना होगा आपको। ओके, इसको हटा दें, अगर इसको हटा दें तो 370 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट होता है, जो कि इससे कम है लास्ट ईयर वाले से, क्योंकि इसमें भी 41 करोड़ थी, तो इसको हटाए तो ऑलमोस्ट आप देखो कोई बड़ी ऑपरेशनल तेजी नहीं आई है, क्योंकि ऑपरेशनल तेजी यहां दिख जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 284 करोड़ लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर 358 करोड़। ये हमारे पास पोजीशन अभी तक आईआरसीटीसी की कंसिस्टेंट आप कह सकते हो, बट देयर इज नो सच बिग ग्रोथ, जो कि अभी हमें इस डाटा से देखने को मिले, इतना अनुमान लग रहा है। आगे समझिए, इससे पिछले वाले मार्च में जाइए, उसके मार्जिन्स देखिए। इससे पिछले वाले मार्च में जाइए, नाउ लुक एट द मार्जिन्स, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, लुक एट द मार्जिन्स। जो ओपीएम थे वो ज्यादा थे, वो बढ़ रहे हैं। मार्केट को क्या चीज पसंद आती है और क्या नहीं आती है वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी किसी कंपनी के ओपीएम्स घट रहे हो तो मार्केट को अच्छा नहीं लगता। एक चीज समझ लीजिए, कोई गाड़ी है, वो मान लीजिए ऐसे चल रही थी रोड पे और वो 100 की स्पीड से चल रही थी। ओके, अचानक उस गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 60 या 50 हो जाएगी। ओके, तो क्या वो गाड़ी रुक गई? नहीं, रुकी नहीं है, लेकिन स्पीड स्लो हो गई है। तो स्पीड स्लो होगी और आपको जल्दी कहीं पहुंचना हो तो आप इस ऐसी गाड़ी की तलाश करोगे या ऐसी गाड़ी में बैठे रहोगे? आप खुद सोचिए, क्योंकि आप भी चाहोगे कि मैं जल्दी स्विच करके कहीं दूसरी जगह जाता हूं, तो मार्केट उसके हिसाब से पनिशमेंट दे देता है। सो दिस इज द रीजन कि यहां पे आपको काफी चीजें देखने को मिली। अगर आप ध्यान से देखो तो आप उस प्रॉफिट को देखिए 358 करोड़ के। अब आप यहां पे नोट करिए, ऐसा 358 करोड़ का प्रॉफिट तो आपको कहीं नहीं दिखेगा। सो कायदे से तो ऐसा लगता है कि यार कितना अच्छा प्रॉफिट है ना? लेकिन आओ यहां पर लुक एट दिस, ये अदर इनकम बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ये पीछे इतनी नहीं थी। तो अदर इनकम से आप अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ाओगे तो मार्केट को पसंद नहीं आएगा। आपके प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या? खरीदा क्या, बेचा क्या। एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए, आईआरसीटीसी के लिए क्या कि भाई तुम लोगों ने बेचा है, उसमें से अपने खर्चे निकालो, जो इंपॉर्टेंट खर्चे वो निकालो, फिर पोजीशन बताओ क्या ये है। अब तुमने कोई एक दूसरी चीज बेची, उससे तुम्हारी अदर इनकम हुई, वो अलग चीज है। अदर इनकम नहीं चाहिए, मेन ऑपरेशनल इनकम क्या है वो बताओ। तो ऑपरेशनल इनकम आपके बिजनेस को टिकाती है, उस पे मार्केट आपको वैल्यूएशन देता है। ओके, आगे चलिए, यहां पर ईयरली वैल्यूएशन को देखिए जरा और ईयरली पैरामीटर्स को समझिए। यहां पर आप देखेंगे 2021 में क्या हुआ था, 20 के बाद में यहां पे इसकी रिवेन्यू टूटी थी, 22 में रिकवर, 23 में अच्छा, 24 में अच्छा, 25 में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आइए, मार्जिन देखिए ईयरली क्या थे। कोविड में टूटे, क्योंकि ये 2021 का साल था, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 तक का, तो कोविड में टूटे मार्जिन्स, उसके बाद में मार्जिन्स बढ़े, फिर मार्जिन लगातार टूटते जा रहे हैं। ये होते हैं रीजंस मार्केट के वैल्यूएशन देखने के। आगे समझो, यहां पर आ जाओ, इसको देखो आप एक बार नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट अगर देखोगे कोविड के टाइम कितना आया था, इतना था, उसके बाद ग्रोथ आई, फिर ग्रोथ आई। अब वो ग्रोथ की रफ्तार देखो स्लो पड़ गई, समझ आया? मतलब यहां से यहां की ग्रोथ की रफ्तार तेज थी, यहां से यहां की ग्रोथ की रफ्तार कम हो गई, यहां से यहां की ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी बहुत वापस ठीक हुई है। इसको ऐसा समझो कि आपका 8 रुपए का ईपीएस 12 हुआ,
तो आपको वैल्यूएशन मिलता है, मार्केट उसको पसंद भी करता है। लेकिन 12 का वैल्यूएशन अगर 13 हुआ है तो मार्केट उसको कुछ खास पसंद नहीं करता। अब 13 का वैल्यूएशन 16 हुआ है तो मार्केट पसंद करता है। तो वैसे चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे कि नहीं बन रहे वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे समझिए ग्रोथ को और समझ लीजिए। यहां पे सेल्स ग्रोथ अच्छी कही जाएगी अगर आप देखो तो 5 ईयर 10 ईयर की। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, खराब नहीं कह सकते, बहुत अच्छी माननी पड़ेगी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी अगर आप देखेंगे अच्छे हैं, हालांकि 3 साल के खराब आ रहे हैं अब, क्योंकि 3 साल से ये टाइम पास ही कर रहा है। एक्चुअल में देखा जाए 4-5 साल से टाइम पास ही है। जब खाली कोविड का वो साल था ना, उस टाइम बढ़ा था, उस टाइम इसको वैल्यूएशन ये मिल गए, क्योंकि यहां से यहाँ की ग्रोथ थी, वो वैल्यूएशन मार्केट पहले देता है। फिर वो हर किसी के समझ में नहीं आती, वहां पे आपको आपका डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट बचाता है और कोई नहीं बचा सकता। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी कही जाएगी। आगे समझिए, यहां पे इसको जरा नोट करिए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको जरा एक बार नोट करिएगा, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, यहां पे भाई प्रमोटर कौन है पहले देखो। प्रमोटर है हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी 62.4% की होल्डिंग अभी तक एज इट इज है, हमें पता होना चाहिए। बीच में 2022 में अच्छी थी, फिर उन्होंने बेची अपनी होल्डिंग, और बेचने के बाद से बंटाधा आ रही है, ये तो आपको भी दिख रहा है। एफआईआईज के ऊपर आइए, एफआईआईज को अगर देखेंगे तो रीसेंट क्वार्टर में भी उन्होंने कुछ होल्डिंग बेची है। अब आप एक चीज नोट करिए, यहां पे एफआईआईज कोई मेजर चेंजिंग नहीं कर रहे हैं सितंबर 2023 से, मतलब 7-8% की होल्डिंग जो है वो बनी हुई है। एफआईआईज ने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए सितंबर 2023 वाले क्वार्टर से। डीआईआईज को अगर आप देखेंगे तो डीआईआईज यहां पर पिछले 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही हैं, अगर आप ध्यान से देखो, यानी कि अभी रिसेंट के क्वार्टर में भी कुछ बड़ा है। क्या हम इसे एक्यूमुलेशन मान सकते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हम इसको चार्ट पे जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इस टाइप की कंसिस्टेंसी आना, और फिर अगर चार्ट पे वो सपोर्टिव इंडिकेशन आ जाए कि हाँ कोई भी रेंज बन के उस रेंज का कट हो रहा है, उस रेंज को काटा जा रहा है, तो माना जाता है कि वो एक्यूमुलेशन जोन से निकला हुआ है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी डीआईआईज, एफआईआईज और प्रोमोटर्स की होल्डिंग में। सो अगर ऐसी कंसिस्टेंसी है, बेस बिल्डिंग है, उसके बाद निकलता है, तो माना जाता है कि वो अच्छा है, माना जाता है। बाकी देखो, गारंटी स्टॉक मार्केट में किसी चीज की नहीं है, लर्निंग हम लोग जितना चाहें उतना ले सकते हैं। पब्लिक को देखिए, पब्लिक की होल्डिंग में भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, रिसेंट के क्वार्टर में कुछ बिका है, और 20 लाख से ज्यादा, 20 लाख के लगभग के शेयर होल्डर्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट है आईआरसीटीसी के अंदर, हमें पता होना चाहिए। मतलब हाईली पब्लिक इंटरेस्टेड स्टॉक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर जून 2022 में, चलो ऐसा इसको ईयरली करते हैं, पब्लिक का सेंटीमेंट दिखाता हूं। देखो मार्च 2021 में कितने थे, 5 लाख शेयर होल्डर थे। मार्च 21 से मार्च 22 के बीच में कितने बढ़ गए, 22 लाख हो गए, लगभग 22 लाख, 17 लाख बढ़ गए, 16 से 17 लाख लोग बढ़ गए। इनको सबको इतना नॉलेज हो गया था कि आईआरसीटीसी कभी बंद नहीं होगी, आने वाले 5-10 साल में ऐसे होगा वैसे होगा, और उसकी परफॉर्मेंस भी आई थी। मेरे पास भी उस टाइम पे बहुत, मैंने देखा था कि आईआरसीटीसी में बहुत हलचल हो रही थी, तो जबरदस्ती। उसके बाद में क्या है, अब पब्लिक कहां गई, सोच के देखिए, क्योंकि पब्लिक किसको आई थी, पब्लिक उसको देख के आई थी कि एक ऐसे ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट का ऐसे गया था, और फिर ऐसे आया, तो लगा कि नहीं अब बहुत सही है, बहुत सही वैल्यूएशन है, ये है वो है, तो देखा नहीं कि ये चीज़ हो चुकी है, तो पब्लिक वहां आई थी, और काफ़ी लोग तो इस तेजी में थे। उस वक्त बोनस स्प्लिट भी हुए थे, सब कुछ चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहानी में पार्ट आपकी ध्यान में होनी चाहिए, आपके पार्ट्स में होनी चाहिए, आपके नोट्स में होनी चाहिए कि ऐसा होता है, तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि हाईली पब्लिक इंटरेस्टेड स्टॉक हो जाता है। अब आइए, ये मार्च 21 से मार्च 22 का डाटा भी दिखाते हैं और टेक्निकल पे बात भी करते हैं। जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। लुक एट दिस। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट रह गई, पहले इसका कुछ और फंडामेंटल में एक इंपॉर्टेंट डाटा है, वो और देख लीजिए। इसका रिवेन्यू कैसे आता है, तो भाई केटरिंग से लगभग 41% का रिवेन्यू है, इंटरनेट टिकटिंग से लगभग 30% का है, टूरिज्म से लगभग 21% का, और रेल नीड से 8% का रिवेन्यू कंपनी लाती है लगभग। अगर हम इसको डिवाइड कर दे, टूरिज्म को, इस सेगमेंट को उठाकर यहां करें, तो इसका ब्रेकअप है कि टूरिज्म एंड ट्रेन ऑपरेशन से टूरिज्म वाली रेवेन्यू का 62% आता है, इनकम फ्रॉम स्टेट ट्रीट से 27% का आता है, महाराजा एक्सप्रेस से लगभग 9-10% का रिवेन्यू है। किसका, टूरिज्म का रिवेन्यू है, ध्यान रखना, ओवरऑल रिवेन्यू नहीं है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। अब इसको समझिए आप, कैटरिंग का ब्रेकअप जो है वो हम यहां पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज इंटरनेट टिकटिंग का ब्रेकअप यहां देख सकते हैं। अब आइए जरा इसको समझिए, यहां समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप। तो प्रॉफिट कहां से आता है, इंटरनेट टिकटिंग से ही प्रॉफिट आता है आपका ज्यादातर, 70%। मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए में से 70% का जो रिवेन्यू, 70% का जो प्रॉफिट है आपका, वो इंटरनेट टिकटिंग की वजह से हो रहा है। अब कैटरिंग से कितना हो रहा है, लगभग 15 रुपए का रिवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और टूरिज्म से लगभग आपका 11 का, और रेल नीड से लगभग 2.7% का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन है हमारा इंटरनेट टिकटिंग का, आप जो टिकट बुक करते हैं उसका। ओके, ऐसे ही अगर नेट प्रॉफिट का ब्रेकअप देखें, तो नेट प्रॉफिट ब्रेकअप में देखिए इंटरनेट टिकटिंग ही है जो 80% कंट्रीब्यूट करती है, कैटरिंग से 13 और रेल नीड से लगभग
2.5-3% का रेवेन्यू ही आता है नेट प्रॉफिट में। ये ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है, यानी मेन बिजनेस क्या है, इंटरनेट टिकटिंग, जो कि मोनोपोली है, जो कहीं नहीं जाने वाला। आइए आगे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्निकल डाटा। एक बार टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें देखते हैं क्या व्यू निकल के आता है और हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं। आइए इसको ज़रा नोट करिए, लुक एट दिस। सबसे पहले तो देखिए वो मार्च 21 से मार्च 22 का जो पीरियड था, हिस्टोरिकल डाटा से हम क्या सीख सकते हैं वो समझिए। यहाँ देखिए ये 2021 का डाटा और यहाँ पर ये मार्च के अंदर एक टॉप लगा था, उसके बाद में एक करेक्शन, और मार्च 21 से मार्च 22 में देखिए कितने शेयर होल्डर हो गए थे। मार्च 21 में यहाँ पर था और मार्च 22 आया, यहाँ पर आते हैं, लुक एट दिस, एक साल बाद यहाँ पे, और ये लगभग हमारे पास में ये है मार्च 22। ये चलिए यहाँ पर ये है मार्च 22 का डाटा, ओके, फरवरी मार्च का। अब ये इतना बड़ा जब जंप आया, इतना बड़ा जब रैली आया, उसके बाद में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर 17 लाख 18 लाख बढ़ गए थे, 5 लाख से सीधा 22 लाख के लगभग। तो सोचिए क्या वो एनालिसिस करके आए थे? नहीं, मोमेंटम देख के आए थे। और जब मोमेंटम देख के आना है तो मोमेंटम ट्रेडिंग ही कर लो, फिर क्यों हमें इतनी चीज़ों में घुसना है। हमें अगर मोमेंटम देख के ही आना है तो मोमेंटम ट्रेडिंग सीख के समझ के वो किया जा सकता है। ओके, अब आइए ज़रा यहाँ पे रीसेंट मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट जोन्स क्या हैं, वो हमें आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले हमने जैसे वीकली यहाँ पे ट्रेंड देखा है, तो वीकली ट्रेंड हम जैसा कि एनालाइज कर सकते हैं कि देयर इज अ डाउन ट्रेंड, ये एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में एक पोज लग रहा है और हमें दिख रहा है कि एक साइडवेज टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। एज पर दिस चार्ट साइडवेज सिचुएशन क्रिएट है। अब इस साइडवेज सिचुएशन में ऊपर में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारे सामने आइडेंटिफाई हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। नीचे में एक सपोर्ट आइडेंटिफाई हो चुका है जहां पे लगभग 3 बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया गया है, ये हमें आइडेंटिफाई हो गया। डेली कन्वर्ट करते हैं और देखना जरा एक बार इसको, हैव अ लुक, दिस इज डेली डाटा। डेली डाटा पे भी आप देखेंगे, सो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर अ बिग फॉल, अब ये फॉल कितनी है आइए उसको एनालाइज करते हैं। ये करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है यहां से लेकर यहां तक, ऑलमोस्ट 42% रीसेंट स्विंग हाई से करेक्ट हुआ है। दिस इज जस्ट अ रीसेंट स्विंग हाई करेक्शन। अगर हम पूरा एनालाइज करें कि ऑल टाइम हाई से अभी कितना डाउन है, सो वी कैन चेक कि इट इज स्टिल 48-49% डाउन फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। यहां तक इसका लगा था, जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न है वो यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है। और रीसेंट में अगर देखा जाए तो हमें क्या आइडिया लगा, हमें ये आइडिया लगता है ट्रेंड क्या है। सबसे पहले देखो तो पहले ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में क्या बना भाई, साइडवेज हो गया है। सो यही पार्ट होता है, कभी भी आगे के जाने के रास्ते के लिए यही पार्ट होता है, इसी टाइप से पार्ट्स बनते हैं। आगे समझिए, मंथली चार्ट पे देखते हैं कि ट्रेंड क्या है और फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को समझते हैं और क्या सीख सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो मंथली चार्ट पे लगातार गिरावट थी, देखो देखते जाओ आप, कोई भी रेड कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं है। ये रेड कैंडल रेड 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 ग्रीन बनी, लेकिन इस हाई को नहीं काट पाई, यानी इसके ऊपर नहीं बनी, तो नो सच इंपैक्ट, यहां पे इसका इंपैक्ट नहीं। फिर से रेड, और अभी इसका हाई जो है ना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। बोलो समझ आया? इतना समझ आया होगा, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। तो ये कैंडल कौन से महीने की है? दिस इज फेब्रुअरी मंथ कैंडल और इसका हाई क्या है? 831.75। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि इसके नीचे ही हम लोग हैं। एंड लास्ट 4-5 मंथ से यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक एट दिस, ये होता है देखो प्रॉपर एनालिसिस करने का तरीका। लास्ट 4-5 मंथ से क्या है, 1 2 3 4 5, दीज आर लाइक इनसाइड बार्स, इनको इनसाइड बार बोला जाता है। और अगर आप देखेंगे नीचे में एक ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन है, ऊपर में यहां पे 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन हुआ। अब एक बार इसको हम वापस से डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से जरा इसको नोट कर लीजिए यहां पर। सो ये प्रॉपर एक कंसोलिडेशन जोन है। अब इस कंसोलिडेशन जोन में ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 820 to 832। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है हमारे सामने और इसका हमें पता चल रहा है। तो हमारे लिए ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आओ मैं थोड़ा व्हाइट स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे हम एनालाइज करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं और उन पे कौन कौन से प्लेयर इंटरेस्ट लेते हैं किस किस टाइम पे। ध्यान से देखना, बहुत लर्निंग मिलने वाली है, आराम से समझो। तो ये मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन किया। अब इसको जरा एक बार ध्यान से आप समझना चीज़ों को कि क्या क्या होता है। देखो हम एक बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं इमेजिनरी चार्ट। ओके, इमेजिनरी चार्ट है और ये हमारे पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिनको हम बात करने वाले हैं। एक चीज़ समझो, एक कंपनी है, ये इमेजिनरी चार्ट क्या है, ये फर्स्ट इमेजिनरी चार्ट है और हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। चलो इसको हम ए नाम दे देते हैं, ए। ओके, कोई स्टॉक ऐसे इस टाइप के ट्रेंड में आ रहा था नीचे। ओके, आ गया, आने के बाद क्या उसने यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन शुरू किया। ओके, कर दिया। नाउ अब मानो वो यहाँ पर, दिस इज द CMP। ओके, नाउ ये हमने काल्पनिक चार्ट ड्रॉ किया, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा चार्ट है, तो इस चार्ट पे किस किस का इंटरेस्ट आता है वो समझो ध्यान से। देखो मार्केट में इस टाइप के चार्ट को देखने वाले 4 प्लेयर होते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। नंबर 1 होते हैं फ्रेश, स्विंग और मोमेंटम।
स्विंग या मोमेंटम वाले प्लेयर। तो वो कब आएंगे, वो भी इसको अपनी वॉच लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं आफ्टर दिस कंसोलिडेशन रेंज कट। तो ये रेंज कट होगी तो वो इसको अपने रडार पे रखते हैं, वॉच लिस्ट में रखते हैं, यानी उनका यहाँ पे इंटरेस्ट आता है इस टाइप के चार्ट फॉर्मेशन में। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ यहां पर क्या होते हैं, वही होते हैं वो फ्रेश इन्वेस्टर्स, जो कि किसको देख के इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक्निकल को देख के इन्वेस्ट करते हैं, टेक्निकल प्लेयर्स। ओके, ये लॉन्ग टर्म टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं। क्या इनका इंटरेस्ट आता है, देखो मार्केट की साइकिल ही ये होती है कि पहले अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, और कई बार यहां से गिरावट के बीच में भी एक कंसोलिडेशन जोन बनता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। ये वाला फेज एक्यूमुलेशन कहलाता है। ऊपर जब ऐसा कंसोलिडेशन हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहा जाता है। एनी टाइप ऑफ ब्रेकडाउन लीड टू फर्दर फॉल एंड एनी टाइप ऑफ ब्रेकआउट लीड टू फर्दर एक्सीलरेट इन द रीसेंट ट्रेंड। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो ये सारी चीजें होती है। थर्ड टाइप में कौन होते हैं, थर्ड टाइप में वो लोग होते हैं ऑलरेडी इन, जो कि ऑलरेडी पहले से इन है कहां से, ऊपर नीचे कहीं से भी इन होते हैं। वो क्या यहां पे प्रेशर क्रिएट करते हैं किसी भी टाइप की सेलिंग का। तो इस टाइप के जब चार्ट पैटर्न्स होते हैं तो कोई भी समझदार टेक्निकल प्लेयर प्रेशर तो क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज ही कैन क्लियरली सी देयर इज अ कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो भी ट्रेंड के लिए वेट करता है। तो यानी ये भी इंटरेस्ट लेते हैं, अपना जो रिस्क है वो मैनेज करके इंटरेस्ट लेते हैं, और किसी भी टाइप से कोई प्रेशर क्रिएट करने वाले प्लेयर्स का सिचुएशन नजर नहीं आता टेक्निकल टर्म्स में। बाकी देखो कुछ भी हो सकता है। आगे समझो, चौथे होते हैं वो लोग जो कि क्या देखते हैं, एक अच्छी कंपनी है, अगेन रिमाइंडिंग, अच्छी कंपनी कोई भी 40 to 60% अगर अपने हाई से करेक्ट होती है तो बहुत से लोग उसमें क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन के लिए उसको देखने चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो कई लोग जो ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी इसी समय का वेट करते हैं कि एक्यूमुलेशन किया हुआ है, आफ्टर रेंज कटिंग कोई ट्रेंड बनना चाहिए। तो इस टाइप के जब भी आपको चार्ट पैटर्न्स दिखे, कहीं भी दिखे, तो आप उनको एनालाइज करने की कोशिश जरूर करिएगा। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप इन चार्ट पैटर्न को सीखना चाहें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे सीखने की भी मिलती है। बट रिमेंबर, बहुत से लोग एक गलती करते हैं इन चार्ट पैटर्न्स में, प्री एंट्री की कोशिश करते हैं। देखो प्री एंट्री करी जा सकती है, बहुत बार प्री एंट्री अगर आपको सीखनी है वो करी जा सकती है, बट दैट इज ऑलवेज रिस्की। उसमें आपको रिस्क तो भरपूर होता है, बिकॉज अगर आप उसमें एसएल रखोगे तो भी दिक्कत है, नहीं रखोगे तो भी दिक्कत है। और जिस टाइप का अभी मार्केट का माहौल है, वेट फॉर प्रॉपर सेटअप एंड अगेन रिमाइंडिंग, देयर विल बी नो क्विक मूवमेंट। क्विक स्विंग्स इस मार्केट में मुश्किल है। जो स्विंग्स मिल रहे हैं वो शॉर्ट टू मिड टर्म के ही मिलेंगे। आपको लगेगा क्विक बना है कोई स्टॉक, अगर 5% की तेजी है तो अगले दिन 2% मंदी, फिर 2% और फिर 2% करके बराबर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये मत सोचना कोई बहुत बड़ा क्विक ट्रेंड इस टाइप के पैटर्न्स में मिले। ऐसे पैटर्न्स अगर आपको कहीं दिख रहे हैं, कमेंट में बताना कहाँ दिख रहे हैं, उनके ऊपर भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये आपको चीज़ें क्लियर हुई। अब आते हैं वापस यहाँ पर हमारे IRCTC के डाटा पे, जरा इसको एक बार देखिए। यस, लुक एट दिस, ये IRCTC का डाटा। अब देखिए, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको लर्निंग दे पाऊँ, और इस चार्ट पे मैंने अपनी तरफ से फुल आपको समझाने की कोशिश करी क्या है क्या नहीं सिचुएशन। और ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कहीं भी किसी भी चार्ट पे अगर होते हैं, उनके कटने के बाद एक बार रिव्यू जरूर होता है और उन चीज़ों को देखा जाता है कि क्या सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, सीख लीजिए इन चीज़ों को कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं, वर्क कैसे करते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किसके ऊपर नेक्स्ट एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों के साथ में। प्लस अगर ऐसी एनालिसिस आप मुझसे सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आके 1-to-1 सीख सकते हैं, जहां पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, इनके ऊपर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और इनके ऊपर हमारे पास में लर्निंग की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, साथ में इनको स्कैन कैसे किया जाता है, वो सारा डिस्कशन हम वेब एनालिसिस में करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो उसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमारे नाम पे बहुत से टेलीग्राम फ्रॉड होते हैं। बहुत से लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि ये देखिए टेलीग्राम पे इस तरीके से आपके नाम पे कुछ मांगा जा रहा है, किया जा रहा है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे मैसेज कर दिए, प्लीज़ टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज जो है, चाहे वो स्विंग की हो चाहे इन्वेस्टमेंट की, अगर वो करते हैं तो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ही करें, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है अगर इससे आपको कोई लिंक मिलता है तो उससे ही करें। अदरवाइज किसी भी लिंक पे भरोसा ना करें, कोई UPI पे भरोसा ना करें, कोई भी आपको
QR कोड दिया जाए उस पर भरोसा ना करें। हाँ, अगर इस नंबर से आपको मिलता है तो वो अलग चीज है। इसके अलावा कहीं से भी अगर आपको कुछ भी मिलता है इस नंबर के अलावा जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, अगर आपको कोई भी कुछ कहता है कि यहां पेमेंट कर दो, आपकी अकाउंट हैंडलिंग हो जाएगी, शॉर्ट प्रॉफिट, गारंटेड प्रॉफिट, अरे भैया शॉर्ट प्रॉफिट में अपना नहीं निकाल पाता, आपका क्या निकाल लूंगा। रियलिटी कोई शॉर्ट थोड़ी होता है मार्केट में, कोई गारंटी नहीं होती है प्रॉफिट्स की, तो मैं खुद का ही नहीं निकाल पाता, आपका क्या निकाल। अगर मेरे को शॉर्ट प्रॉफिट आता, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो मैं पता नहीं कहां होता। शॉर्ट प्रॉफिट नहीं होता है। वी ऑल वर्क ऑन द प्रोबेबिलिटी। एक लर्निंग होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, उस पर वर्क होता है। तो उसके लिए आप मेरे जो ऑफिशियल नंबर है, या तो इस पर मेरी टीम आपसे बात करेगी या मैं बात करूंगा, आप इस पर ही व्हाट्सअप करने के बाद ही कोई ट्रांजेक्शन करिएगा, फ्रॉड से बचिए। और हमारे ऑफिशियल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। नहीं मिलते हैं आपको, नंबर नोट कर लीजिए यार, व्हाट्सअप पे मंगा लीजिए, लिंक भेज दीजिए, लिंक मिल जाएंगे आपको सारे ऑफिशियल लिंक्स। और बाकी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपको ऐसे नहीं करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और दोस्तों को शेयर करके बता दीजिए हमारे नाम पे अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो प्लीज उसको बताइए कि वो हम नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।